आज बहुत सी सियासी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है, लेकिन प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाहूँगा आर्मी चीफ का ग्रैंड तिरगा से। पेशावर में एड्रेस है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी ग्रोह या जत्थे से, मुसल्ह जत्थे से बात नहीं की जाएगी। ये एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल रियासत की पॉलिसी यही होनी चाहिए कि कोई लश्कर, कोई सिपाह, कोई जत्था किसी मलेशिया के साथ पाकिस्तानी रियासत जो है बातचीत नहीं करेगी। रियासत जो है हर उस दहशत गर्द ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और उसका मुकम्मल सफाया करेगी जो किसी एक भी पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही या किसी पुलिस वाले की जान के दर पे होगा। ये रियासत की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, फुल फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन हमारे उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा हैं कि कभी वो जिहादी ग्रुप चंद एक हमारे दोस्त हो जाते हैं, कभी हमारे मुखालिफ हो जाते हैं। हमने 9/11 के वाक़यात के बाद इसकी बहुत सज़ा पाई, 80-90 हज़ार पाकिस्तानी शहरियों की, और इतने ज़्यादा फ़ौजियों की शहादतें उठाई हैं जो 65 और 71 में भी नहीं थी उठाई। लेकिन आज भी शायद हम वो सबक जो है फुल डिटर्मिनेशन के साथ नहीं सीख सके जो सीखना चाहिए था। APS अटैक के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तो उस वक्त भी ये नारा दोहराया गया था, लेकिन फिर हुआ क्या कि पिछले साल, 1.5 साल पहले हमने TTP के साथ बात करके उन लोगों को दोबारा पाकिस्तान आने के लिए रास्ता खोल दिया, और पाकिस्तान के हालात जो बड़ी मुश्किल से ऑपरेशंस कर के इलाके खाली करवा के पूरी ट्राइबल बेल्ट में हमने औरकज़ई, खैबर, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और पता नहीं कितने और इलाकों में ऑपरेशन करके जगह साफ़ करवाई थी, वहाँ अमन को दोबारा ख़राब कर लिया। तो आज ये खुशाइन स्टेटमेंट है, लेकिन मैं अर्ज करूँगा फ़ौज की क़यादत से कि वो इसके ऊपर कायम रहें, बिल्कुल जम के खड़े रहें और हटें नहीं इससे पीछे कि एक भी पाकिस्तानी शहरी या सिपाही की जो शहादत है उसका बदला लिया जाएगा और इस अमन को कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाएगा। ये जुमला एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल बिल्कुल दुरुस्त जुमला है कि किसी मुसल्लह जत्थे से बात नहीं होगी। दूसरी लाइन वो कहते हैं कि जिन्होंने दीन को दहशत गर्दी की भेंट चढ़ाया इन्हें जवाब देना होगा। अफ़गान हुकूमत को मुखातिब करते हुए कहा कि एहसान का बदला एहसान है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत में नहीं जाता कि जहाद अफ़गानिस्तान के बाद से आज तक पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी है और कितनी कुर्बानी दे रहा है, और अफ़गानिस्तान के लोगों को गंदम, चावल, चीनी, खाद और दीगर अशिया की फराहमी के लिए और इवन डॉलर्स की फराहमी के लिए पाकिस्तान कितनी बड़ी कीमत आज भी इसकी चुका रहा है। फ़ौज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। हम अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहे हैं। ये बयान अच्छा है, सिर्फ इसका अब इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे वो देखनी पड़ेगी। दाइश को या TTP को आप स्पेस नहीं दे सकते। इसके लिए पूरी पॉलिटिकल फोर्स और पूरी पाकिस्तान की मुसल्ह फ़ौज इसको पूरी दिलजमी के साथ, पूरी कुव्वत के साथ अफ़गान हुकूमत के ताउन से इसका जो दाइश का और TTP का ख़ात्मा यकीनी बनाना पड़ेगा। हम अपने मुल्क को, अपने अवाम को उनके रहम व करम पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इसके लिए एक वो अनवेवरिंग कमिटमेंट और रिजॉल्व होता है ना, वो हमें दिखाना। सियासी खबरों की तरफ आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन का सीन इतना करीब है कि जिस तरह का एक वाक़या JUI के वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर हुआ है, खुदा ना करे कि वो वाक़यात कहीं और दोहराए जाए, लेकिन उस बात का ख़तरा कायम रहेगा। दाइश ये अमेरिका की आशीर्वाद के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ में इसको पैर जमाने का मौका अमेरिका ने अपने इनखला से पहले दिया था, क्योंकि ये तालिबान, अफ़गान तालिबान के साथ भी लड़ते थे और ये ख़तरा भी मौजूद था कि आइंदा पाकिस्तान को भी तंग करेंगे। तो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ इनको पैर जमाने और मजबूत होने का मौका दिया, और अब ये ख़तरा हमारे सरों पे मंडला रहा है, हमें इससे डील करना है। इलेक्शन का सीन मैं बार बार कहता था कि ये जो पॉपुलेशन सेंसस है, इसको अगर इस मौके के ऊपर ये नोटिफाई करते हैं तो ये एक चोर रास्ता होगा इलेक्शन से फ़रार के लिए। तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी इस वक्त पंजाब और KP में मौजूद है, अगर ये उसको 9 मई के बाद तोड़ने में कामयाब PMLN अभी भी नहीं हुई और पीपल्स पार्टी या JUI अभी भी नहीं हुई, तो फिर ये उससे फ़रार इख्तियार करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और मेरा ये जो क्यास था या शुबा था, ये दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उस सेंसस के नंबर्स को नोटिफाई कर दिया है जिसके नंबर्स के ऊपर एतबार ख़ुद PMLN को नहीं है। पंजाब के अंदर ये नंबर जो था, पंजाब की आबादी को 56% से कम करके को 50% से ले आए थे, कोई 7 परसेंटेज पॉइंट के करीब रिडक्शन, और 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों का फ़र्क पड़ गया था। अब जो रिवाइज नंबर है उसके मुताबिक ये 52.96% है, अभी भी 3 परसेंटेज पॉइंट कमी है। बलूचिस्तान की आबादी को हमने 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया था, अब ये 1.5 करोड़ के करीब है। कराची की आबादी को 1 करोड़ 18 लाख पहले काउंट किया गया था, अब 2 करोड़ से ज़ायद बताया गया। तो ये वो नंबर हैं कि जैसे
मेज़ पे बैठ के आपकी वो बैलेंस शीट बराबर ना आ रही हो तो इधर से उधर नंबर डाल के आप पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से हम सेंसस का नंबर दे रहे हैं, जो मुकम्मल तौर पर गलत है। इसी पॉपुलेशन सेंसस की बुनियाद के ऊपर एनएफसी की जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो भी तय होता है और सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी तय होती हैं। अब अगर ये रिज़ल्ट गज़ट नोटिफिकेशन के बाद जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जिसको बाई लॉ अब डीलिमिटेशंस के लिए जाना है, जिसकी मुद्दत 4 माह होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये फरवरी मार्च से पहले तो इंतखाबात होने नहीं है, तो 6 माह के लिए तो इंतखाबात गए। हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त मैक्सिमम है, लेकिन 9 अगस्त का ऐलान हो चुका है कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी ताकि 90 रोज़ के अंदर वो जो इंतखाबात की शर्त है उसका इतलाक हो जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर हम इंतखाबी अमल में जाएंगे और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनको तोशाखाना खेस में सज़ा हो चुकी है सेशन कोर्ट से। गिरफ्तारी जैसे ही सज़ा हुई, लाहौर से पुलिस ने पकड़ा 20 मिनट के बाद और डाल के वो ले आए, अटक जेल में बंद कर दिया। जो कुछ नवाज़ शरीफ के साथ 2018 के इंतखाबात से पहले किया गया था, उसका एक्शन रीप्ले इमरान खान के साथ 2024 ही आप कहना चाहिए, वैसे तो 23 के इंतखाबात है, लेकिन अब मैं कहूँगा 2024 के इंतखाबात से पहले उसका रीप्ले इमरान खान के साथ हो रहा है। अटक किले में ही नवाज़ शरीफ को रखा गया था और अटक किले में ही इमरान खान को रखा गया। अब कितनी देर वो इसको बर्दाश्त करेंगे और कितनी जल्दी अदालतें मुतहर्रिक होंगी इस मामले के अंदर, वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन बाज़ लोगों का तासुर ये है कि इमरान खान तोशाखाना की सज़ा में पकड़े गए। हो सकता है हाई कोर्ट इस केस को टेकअप करते हुए उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर करके केस को लगा ले और आगे चले, क्योंकि उनकी 7-5 साल की नहली है। जब तक वो सेट असाइड नहीं हो वो नहली हैं, क्योंकि जब तक इस सज़ा को हटा नहीं दिया जाए किसी सुपीरियर कोर्ट से, तब तक वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है इमरान खान। तो अगर उनकी बुरी ज़मानत हो भी जाती है तो उससे पहले कभी इम्कान यह है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर या किसी और बड़े केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये इस्लामाबाद में पॉपुलर गॉसिप यही है कि इमरान खान अब कुछ अरसे के लिए जेल में ही रहेंगे और मुमकिन तौर पर आइंदा इंतखाबात से पहले भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है, ताकि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो बाकी की सपोर्ट रह गई है उसका भी खात्मा यकीनी बनाया जा सके। आज एक मुबैना ऑडियो है शमशाम बुखारी साहब से जुड़ी हुई और शायद उसी तरफ निशानदेही करती है कि अगर इस तोशाखाना वाले मामले में कहीं ज़मानत की तरफ मामला गया भी तो उससे पहले 9 मई वाला केस तैयार हो। शमशाम बुखारी की ऑडियो टेप क्या कहती है, दिखाई गई। 3 दिन पहले एक मीटिंग कमेटी ओके ਇਹ फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਸੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਂ ਰਣਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੋਂ ਸੀ ਹਾਂ ਸੂਰੀ ਸੀ, ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है, यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा मेरी सच्ची गल तबीयत ठीक ना ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह दा हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या पा मैं ते उकाड़िया तो मैं नहीं आ सकता है सा मैं मैं कि मैं ते उकाड़िया मैं तो बह गए उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी कि हुण असीं कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आपां पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने कही साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस आ गया। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी दी। शमशाम साहब की जो ऑडियो है ये जाएगी तो अभी इसकी ज़ाहिर है तहकीकात होंगी, उसके बाद साबित होगा, इसकी दुरुस्तगी के हवाले से जांच पर रखोगी। लेकिन ये मसाइल की तरफ निशानदेही करती है कि आने वाले दिन सियासत में क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। मकाफात अमल एक उर्दू का लफ्ज़ बोला जाता है और वो हमारे सियासतदान उसको समझते नहीं हैं। वो हर चंद एक साल के बाद सारे उससे घूम के निकलते हैं। PMLN जब हुकूमत में थी और उसके कुछ लोग बहुत एक्टिव थे, मुतहर्रिक थे, तो उनको चुप कराने के लिए उनके ऊपर नाहली की तलवार डाली गई थी। कभी वो तलाल चौधरी थे, कभी दानियाल अजीज़ थे, कभी निहाल हाशमी थे और कभी कोई और था। तलाल चौधरी 5 साल के बाद उससे निकले और अब शायद PTI वालों को यही दिन देखना पड़ेंगे। जो सज़ा का तरीक़ाकार देने के लिए राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाली गई थी या शायद खाकान को 8 महीने जेल में डाला गया था, अब शायद बाकियों के ऊपर उसी का इतलाक़ हो। पाकिस्तान बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है अगर ये लोग थोड़ी सी सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का सोच के सियासी फ़ैसले करें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, और इसके अलावा तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से हमारे साथ हैं। तलाल चौधरी साहब आपको भी खुशामदीद और फैसल वाडा साहब आपको भी खुशामदीद। फैसल साहब आपसे आगाज़ करूँगा। इंतखाबी अमल के ऊपर शक बहुत लोगों को है
ये 3 महीने में होने हैं, 6 महीने में होने हैं या 2 साल में होने हैं, क्या ये भाम आपको भी है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब, आपके कई शोज में मुझसे ये सवाल होता रहा है। मैं आपको वही सवाल का जवाब आज भी वही दूंगा कि क्या पीआईए की फ्लाइट टाइम पे चल पड़ी है। क्यों? इसके एक आईनी तरीकाकार है, हम क्यों चाहते हैं कि ये इंतखाबात 6 माह या 2 साल ना हो? देखिए, एक तो फ्लाइट को आप मद्देनजर रखें, पीआईए की फ्लाइट कभी टाइम पर नहीं होती, नंबर एक। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मामलात हैं किसी भी शोबे ज़ात से हों, चाहे वो किसी किस्म का भी, वो पीआईए से रिलेट कर दिया करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि नवाज नून लीग को सूट करता है डिले करना। उसका रीज़न ये है कि वो कन्विक्शन उनकी है अभी, तलवार उनके सर के ऊपर, और वो जो एक बयानिया बना रहे हैं फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, और जो हमने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को देखा है, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस, उनके एक्शंस, उनके ऑर्डर्स, उनकी सब चीज़ें, तो वो बड़े ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट आदमी है, ऑनेस्ट, अपराइट एंड अपटाइट आदमी है। कानून के अंदर अगर दुश्मन को भी गुंजाइश होगी तो देंगे, नहीं होगी तो वो अपने किसी सगे को भी ना छोड़ें। ये हमने उनके पुराने एक्शन से देखा है, और ये हमारा तकिया भी है और होना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आपके ख्याल में वो नवाज शरीफ की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको अंडू कर देंगे या देखिए, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन तो नदीम मलिक साहब मुझे इसलिए नहीं मैं उस पर कमेंट कर सकता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने की है तो वो तो नामुमकिन काम है। अगर वो हाई कोर्ट ने की तो मैं भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का विक्टिम बना था और झूठ पे बना था और गलत बना था। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का फैसला था कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का उससे बड़ा बेंच उसके ऊपर दोबारा जायजा ले सकता है, क्योंकि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को उसे किसी मौके के ऊपर टेकअप करना है। मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने की स्टैंड डाउन की हुई है तो ये नामुमकिन है। आपके ख्याल में हस्बे जरूरत, हस्बे हाल पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है। आपके ख्याल में ये मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि नवाज शरीफ की नाअहली की जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको चेंज करिए? मुश्किल होगा। नामुमकिन में से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुकी है, जजमेंट बाज़ फैसला आ चुका है।